गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएलसी चूरू के इस यूट्यूब चैनल में मैं एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में अपन ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के परिचय के बारे में कुछ बातें देखी थी और उसी चीज़ को लिंक करते हुए मैं आज एक बार फिर से इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रख रहा हूं, वो है भारत के संदर्भ में विधान या स्टैट्यूट का अर्थ है। पहला ऑप्शन मैं आपको इसमें दे रहा हूं, अधिनियम से। अधिनियम मीन्स एक्ट से। दूसरा ऑप्शन है शासनादेश से। शासनादेश से तथा अध्यादेशों से। तीसरा ऑप्शन है अधिनियम कोमा अध्यादेश एवं शासनादेश। आदि के अधीन गठित किए गए नियमों से। एंड फोर्थ ऑप्शन है इसमें उपर्युक्त सभी से। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखा है और ये पिछली कक्षा की समरी को एक बार आपके सामने दोबारा प्रस्तुत कर रहा है। सवाल को ध्यान से देखिए। भारत के संदर्भ में विधान या स्टैट्यूट का मीनिंग है। पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया है अधिनियम से, दूसरा है शासनादेश तथा अध्यादेशों से, तीसरा है अधिनियम, अध्यादेश एवं शासनादेश आदि के अधीन गठित किए गए नियमों से, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो स्टैट्यूट का भारत के संबंध में जो अर्थ लिया जाता है, ये इन सभी से संबंधित है। विधानमंडलों द्वारा जो अधिनियम या कानून पारित किए जाते हैं वो, दूसरा किसी भी प्रकार का शासनादेश या राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले ऑर्डिनेंस या अध्यादेश, या फिर इन अधिनियमों, शासनादेशों और अध्यादेशों के अंडर किसी भी प्रकार का नियम, उपनियम जारी किया जाता है, वो सब भारत के संबंध में स्टैट्यूट की कैटेगरी में आते हैं। ये अपना पिछली कक्षा का सार है। चूँकि हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसका शीर्षक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, संविधियों का निर्वचन। संविधियों का निर्वचन, ये शीर्षक संविधि और निर्वचन या इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। पिछली कक्षा में हमने जो शब्द पढ़ा था वो था संविधि, स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट में अपने यहाँ क्या क्या आता है? स्टैट्यूट्स में अपने यहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा पारित किए गए अधिनियम, शासनादेश या फिर
गवर्नर और प्रेसिडेंट द्वारा जारी किए गए ऑर्डिनेंस, ये सब अपने यहाँ स्टैट्यूट्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी बात, मैंने पिछली कक्षा के अंत में आपको ये बताया था कि केवल इनका जो फंडामेंटल रूप है वही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का पार्ट नहीं है, बल्कि न्यायपालिका द्वारा इनकी व्याख्या या समीक्षा करते समय इनमें जो कुछ भी संशोधन किया जाता है, इनसे जोड़ा या घटाया जाता है, वो सब भी स्टैट्यूट का पार्ट बन जाता है। और अंत में मैंने आपको ये बताया था कि स्टैट्यूट जो है वो अंशतः विधायिका द्वारा निर्मित है और अंशतः न्यायपालिका द्वारा संशोधित है या निर्वचित है। आज हम जिस शब्द के बारे में चर्चा करेंगे वो है निर्वचन, इंटरप्रिटेशन। तो देखो, इंटरप्रिटेशन का अर्थ जो होता है वो है किसी चीज़ को व्याख्यापित करना, किसी चीज़ का अर्थान्वयन करना। तो यहाँ सबसे पहले इस निर्वचन शब्द के संबंध में हम देखेंगे तो महत्वपूर्ण जो बात हमारे सामने ये आती है वो है कि किसी भी स्टैट्यूट का, देखो, निर्वचन का अर्थ जो है वो है किसी भी स्टैट्यूट का सही अर्थ निकालना। देखो, इससे भी बड़ी बात ये है कि ये एक कॉमन शब्द है निर्वचन। किसी भी चीज को हम स्पष्ट अर्थ प्रदान करने के लिए उसको व्याख्यापित करते हैं तो उसे हम निर्वचन कहते हैं। और इस टाइटल के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स शब्द के साथ जब अपन इस शब्द की चर्चा करते हैं तो इंटरप्रिटेशन या निर्वचन शब्द का जो मीनिंग है वो थोड़ा संकुचित हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक में या इस सब्जेक्ट में हमें निर्वचन को केवल स्टैट्यूट या संविधियों के साथ जोड़कर चलना है। देखो, निर्वचन या इंटरप्रिटेशन जो है वो अपने आप में एक व्यापक अर्थ प्रदान करने वाला शब्द है। और जब हम किसी भी शब्द को किसी टाइटल के साथ लेते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो उसके साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों के साथ लेना होता है। और यहाँ हम इंटरप्रिटेशन शब्द को स्टैट्यूट शब्द के साथ जोड़कर लेंगे। इसलिए यहाँ निर्वचन का जो शाब्दिक अर्थ है सही अर्थ निकालना। किसका सही अर्थ निकालना? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा पारित किए गए अधिनियमों का, शासनादेशों का, या फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों का सही अर्थ निकालना इंटरप्रिटेशन है। दूसरी बात, सही अर्थ निकालना किसके द्वारा? तो यहां अपना जो उत्तर बनता है वो है न्यायपालिका द्वारा। कहने का मतलब है कि जब किसी भी स्टैट्यूट में संदिग्ध शब्दों का या तकनीकी शब्दों का समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुकूल सटीक मीनिंग निकालने का कार्य जो है वो जब न्यायपालिका करती है तो उसे हम संविधियों का निर्वचन कहते हैं। दूसरी बात, अपन यूं भी कह सकते हैं जैसे सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विधायिका का अर्थ जो है वो स्टैट्यूट्स को निर्मित करना है, कार्यपालिका का जो कार्य है वो इनका इम्प्लीकेशन है, और न्यायपालिका का अर्थ है ये देखना है कि विधानमंडल द्वारा पारित किए गए कानूनों का कार्यपालिका द्वारा सही ढंग से लागू किया जाना हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सुनिश्चित करना। इसके अलावा विधानमंडलों ने जिन कानूनों को पारित किया है वो उचित है या नहीं, रीजनेबल है या नहीं, ये सब देखना या इनकी व्याख्या करने का काम किसका है? न्यायपालिका का है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो सरकार के जिस अंग को है वो है न्यायपालिका को। कहने का मतलब ये है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स मुख्यतः किसका कार्य है? न्यायपालिका का कार्य है। दूसरी बात जो है, अलग अलग विद्वानों ने इस चीज़ को अपनी अपनी भाषा में परिभाषित किया है और उन सभी परिभाषाओं को अपन ढंग से समझें, इसके लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो है काइंड्स ऑफ स्टैट्यूट्स जो है उसको एक बार फोकस करना ज़रूरी है।
जब तक हम काइंड्स ऑफ स्टैट्यूट्स को फोकस नहीं करेंगे तब तक हम विचारकों की परिभाषाओं को नहीं समझ सकेंगे या किस मीनिंग के अप्रोक्सीमेट किसी विधि शास्त्री ने अपना मत प्रस्तुत किया है। जैसे सबसे पहले अपन यहाँ इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि काइंड्स ऑफ स्टैट्यूट्स या काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, मोटे तौर पर हम इन्हें दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक वो होता है जो हमें डिक्शनरी मीनिंग के अप्रोक्सीमेट लेके जाता है। देखो, उसे हम कहते हैं वर्बल इंटरप्रिटेशन। वर्बल इंटरप्रिटेशन, या इसको कह सकते हैं शाब्दिक निर्वचन। दूसरी टर्म इसके लिए जो यूज की जाती है वो है लिटरल इंटरप्रिटेशन, अथवा इसको यूं भी कह सकते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन। इसका सार ये कि सबसे पहले हमें किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते समय, इसको प्रथम नियम कह सकते हैं अपन निर्वचन का, सबसे पहले हमें उस विधान में रखे गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर गौर करना चाहिए। क्योंकि विधायिका जो है वो किसी भी विधान में जिन शब्दों का चुनाव करती है उनको बहुत सोच समझ कर करती है। और सामान्यतया विधायिका जो है वो न्यायपालिका की तरह टेक्निकल लीगल टर्म्स की एक्सपर्ट नहीं होती, और वो सामान्य एनसाइक्लोपीडिया से उन शब्दों का चुनाव करती है। और हमें इसी कारण उन शब्दों का सर्वमान्य अर्थ लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का जो फर्स्ट टाइप है लिटरल इंटरप्रिटेशन या शाब्दिक निर्वचन, ये एनसाइक्लोपीडियल मीनिंग पर जोर देता है। एनसाइक्लोपीडियल मीनिंग पर जोर देता है। हमें सबसे पहले शाब्दिक अर्थ पर गौर करना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात यह है कि न्यायपालिका जब निर्वचन का कार्य करती है तो वो विधान में रखे गए शब्दों को जितनी सावधानी पूर्वक व्याख्यापित कर सकता है उतना विधानमंडल के लिए संभव नहीं है। क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडी में बैठने वाले लोग कानून के मामले में उतने तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते हैं जितना कि जुडिशरी में बैठने वाले होते हैं। इसलिए दूसरा जो टाइप है वो है ऑब्जेक्टफुल इंटरप्रिटेशन। कहने का मतलब उद्देश्यपूर्ण निर्वचन किसे कहेंगे अपन? उद्देश्यपूर्ण निर्वचन उसे कहेंगे जिसमें हम किसी भी विधान का या किसी भी स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन करते समय इस बात को ध्यान में रखते हैं कि विधानमंडल ने किस आशय से उस कानून को पारित किया था या उसको इनेक्टमेंट दिया था। ये किसी भी अधिनियम या विधान की भावना को देखने के लिए बिल्कुल न्यायपालिका को शब्दों से मुक्त होकर उसकी मूल भावना को ढूंढने के लिए प्रेरित करने वाला टाइप है। इसलिए इसे हम फ्री इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्री इंटरप्रिटेशन या स्वतंत्र निर्वचन। मतलब एनसाइक्लोपीडिया से जिन शब्दों को उस किसी भी विधान में शामिल किया गया है उनसे हटकर हम उस विधान की मूल भावना को ढूंढने के लिए या न्यायपालिका उस मूल भावना को ढूंढने के लिए प्रयास करती है तो उसे हम फ्री इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। या
इसका दूसरा शब्द जो हम यूज कर सकते हैं वो है सेंटेंस या लेजिस। सेंटेंस या लेजिस। सेंटेंस या लेजिस का मीनिंग जो है वो है भावपूर्ण अर्थ को ढूंढना या किसी भी विधान में रखे गए शब्दों का या उनके पीछे निहित मूल भावना को ढूंढना होता है। तो हमें उसके लिए सेंटेंस या लेजिस मीन्स भावपूर्ण अर्थान्वयन करना होता है। या यूं कह सकते हैं कि विधानमंडल ने जिस आशय के साथ किसी अधिनियम में या किसी विधान में या किसी स्टैट्यूट में जिन शब्दों को लॉन्च किया है उन शब्दों का शाब्दिक अर्थ डिफरेंट हो सकता है। और ये शाब्दिक अर्थ जब इस हद तक डिफरेंट होता है कि उस डिफरेंट मीनिंग को लेने से उस विधान को निर्मित करने और लागू करने का मोटो विफल होता है, मकसद ही जब विफल होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें उन शाब्दिक अर्थों से हटकर उनके सेंटेंस या लेजिस तक जाना होता है। कहने का मतलब ये है कि जब शाब्दिक अर्थों से विधान का उद्देश्य विफल होता नजर आता है, ऐसी सिचुएशन में न्यायपालिका को इस दूसरे टाइप के इंटरप्रिटेशन को यूज करना चाहिए। इस संबंध में हम अगर विधि शास्त्रियों की बात करें तो सामंत महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। और सामंत महोदय ने इस संबंध में जो बात लिखी है वो ये है कि विधि के निर्वचन का लक्ष्य विधान के आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति करना होता है और इस हेतु विधि के आत्मिक भाव से ही सही अर्थ निकालना चाहिए, न कि विधान में प्रयुक्त शब्दों का शाब्दिक अर्थ ढूंढना चाहिए। जबकि न्यायालय सामान्यतया शाब्दिक अर्थों को अपनाने पर बल देते हैं और भावपूर्ण अर्थ को निकालने का कष्ट कम ही करते हैं। कहने का मतलब यह है कि सामंत महोदय ने जिन चीजों के ऊपर खास बल दिया है, पहली बात यह है न्यायालयों को भावपूर्ण अर्थ ढूंढने पर बल देना चाहिए। इस डेफिनेशन का सार देखेंगे, बल देना चाहिए। ये एक डेफिनेशन मैं आपको समझा रहा हूं, इस तरीके से अन्य विचारकों की परिभाषाओं को भी आप देख सकते हैं। पहली बात देखिए, भावपूर्ण अर्थ ढूंढने पर बल देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सामंत महोदय की परिभाषा जो है उसमें यह कहा गया है कि हमें शाब्दिक अर्थ पर न जाकर विधान की मूल भावना को ढूंढना चाहिए। मूल भावना को ढूंढना चाहिए। भावपूर्ण अर्थ ढूंढने पर बल देना चाहिए, पहली बात। दूसरा है शाब्दिक अर्थ पर न जाकर विधान की मूल भावना को ढूंढना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने, या तीसरा एलिमेंट उन्होंने जो रखा है वो है कि न्यायालय सामान्यतया मूल भावना पर न जाकर मूल भावना पर जाने का कष्ट न करके, मूल भावना पर जाने का कष्ट न करके शाब्दिक अर्थों तक ही डटे रहते हैं।
शाब्दिक अर्थों तक ही डटे रहते हैं या मूल भावना को जानने का कष्ट नहीं करते हैं और जनरली वो एनसाइक्लोपीडियल मीनिंग तक ही रुके रहते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो विधि के उद्देश्य विफल होने की पूरी पूरी संभावना बन जाती है। इस प्रकार निर्वचन दो टाइप का अपन लेते हैं, शाब्दिक निर्वचन और भावपूर्ण या उद्देश्यपूर्ण निर्वचन। दोनों की इंपॉर्टेंस की यदि अपन बात करें, कहने का मतलब यह है कि कौन सा निर्वचन ठीक है, ये मोटे तौर पर वर्गीकरण पड़ा है, बाकी अपन निर्वचन के हेडिंग वाइज अध्ययन फिर करेंगे कौन सा निर्वचन किया जाए। तो देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के रूल्स में जो बातें हैं उनमें हमें सबसे पहले शाब्दिक निर्वचन को वरीयता दी जानी चाहिए। ये ग्रामेटिकल रूल जो है उसको हमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कहने का मतलब ये कि जब तक किसी भी विधान के शाब्दिक अर्थों को ग्रहण करने से उसका उद्देश्य सफल हो सकता है, उसका उद्देश्य सफल हो सकता है, तो हमें शाब्दिक अर्थ से नहीं हटना चाहिए। लेकिन शाब्दिक शब्दों का अक्षरशः अर्थ लेने से यदि उस विधि को प्रतिपादित करने के उद्देश्य विफल होते नजर आते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में हमें उन शब्दों से हटकर उनकी मूल भावना को ढूंढकर उस विधि का निर्वचन करना चाहिए। तो यहाँ देखो, शाब्दिक अर्थ की बात करें या भावपूर्ण अर्थ की बात करें, ये किसी भी विधान के संबंध में समय, तथ्य और परिस्थितियों का प्रश्न है। किन हालातों में किस विधान को अधिनियमित किया गया था और उसके शाब्दिक अर्थ को निर्वचन में लेने से उसका उद्देश्य सफल होता है या नहीं होता है। यदि शाब्दिक अर्थ को ग्रहण करने से किसी विधान का मोटो हल हो सकता है तो ऐसी सिचुएशन में हमें भावपूर्ण अर्थान्वयन तक जाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि शाब्दिक अर्थ उस अधिनियम के मूल उद्देश्य या भावना से भटकाव पैदा करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें उससे संबंधित भावपूर्ण अर्थान्वयन पर गौर करना चाहिए। ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको इस टॉपिक से संबंधित बताई है। अब अगली कक्षा में हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे उस संबंध में देखो, किसी भी चीज़ का उद्देश्य हमें ढूंढना होता है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मेन चीज होती है भावपूर्ण अर्थ को ढूंढना या किसी विधान की भावना को ढूंढना। शब्दों का अर्थ हम डिक्शनरी के सारे ढूंढ सकते हैं, लेकिन किसी विधान को किस मूल भावना से अधिनियमित किया गया था उसका उद्देश्य हमें ढूंढना है। तो देखो, अधिनियमित करने वाले गुजर चुके होते हैं, विधान पड़े रहते हैं और उन्होंने किस उद्देश्य से उस अधिनियम को पारित किया था उसे बताने के लिए वो हमारे बीच मौजूद नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए सबसे बड़ी जो बात है वो है उस अधिनियम को पारित करने का जो मैकेनिज्म है। वो लेजिस्लेटिव बॉडी जब भी किसी अधिनियम को पारित करती है तो उसके लिखे जाने से या असेंबली के सामने इम्पोज करने से लेकर उसे राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अधिनियम का रूप देने तक कुछ स्टेप्स बने हुए हैं। जैसे अपन कहते हैं कि अधिनियमित होने से पहले बिल लेजिस्लेटिव बॉडी के सामने 3 चरणों से गुजरता है, या यूं कह सकते हैं कि उस बिल के 3 वाचन होते हैं। पहले वाचन में उसको इम्पोज किया जाता है या उस अधिनियम से संबंधित जानकारी रखे जाने वाले द्वारा दी जाती है। उसके बाद में दूसरे वाचन में उसके ऊपर असेंबली के सभी सदस्यों में गहन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहस चलती है, और तीसरे राउंड में उसे अधिनियमित करने के लिए मेजॉरिटी प्रदान की जाती है तथा उसके संबंध में किसी प्रकार की अगर औपचारिकताएं बची हुई हैं या शब्दों में संशोधन संबंधित कुछ औपचारिकताएं बची हैं तो उनको पूरा किया जाता है। और उसके बाद 1 या 2 जैसे भी हाउस हैं किसी सरकार में
उनके द्वारा बहुमत से अनुमोदन होने के बाद में राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा उन्हें अधिनियमित किया जाता है। तो यहाँ देखो, जब भी ये जो दूसरा वाचन जो है उसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और असेंबली में बैठे सभी सदस्यों ने क्या उसके ऊपर अपना व्यू या मत प्रकट किया है, या यूं कह सकते हैं कि प्रथम वाचन के समय असेंबली में उस बिल को रखने वाले ने सबसे पहले उस अधिनियम के क्या उद्देश्य बताए थे। ऐसी कुछ बातें जो हैं, जो उस अधिनियम को पारित करने से पहले असेंबली में डिस्कस की जाती हैं, ये डिस्कस की बातें हमें किसी भी अधिनियम का भावपूर्ण अर्थ ढूंढने में बड़ी मदद करते हैं। इसलिए अगली कक्षा में हम जो विधायिका द्वारा अधिनियम पारित किए जाते हैं उनका प्रोसेस या मैकेनिज्म क्या है उसकी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।